ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सारे बच्चे क्लास के लिए आ जाए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। सारे बच्चे क्लास के लिए आ जाए। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है डेटा सफिशिएंसी, डाटा पर्याप्त। तो बच्चे, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपके टीयर 2 में आएगा। सेकंड पड़ाव में इस टॉपिक का सवाल पूछा जाएगा। अगर आप बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग के सेकंड मेंस लेवल में टीयर 2 में इस टॉपिक का सवाल पूछा जाता है। इस टॉपिक का वेटेज होगा बच्चे 2 से 3 सवाल। और अब आपके एसएससी के टीयर 2 में इस टॉपिक का सवाल 100% आएगा। ठीक है जी, अब आपके पेपर में इस टॉपिक का सवाल 100% आएगा। अब हमारा काम क्या है बच्चे? हमारा काम है ये देखना कि जब भी एग्जामिनर 2 सवाल पूछेगा, सवाल कैसे पूछेगा, उसका आंसर कैसे देंगे। अगर 3 सवाल पूछेगा, उसका आंसर कैसे देंगे। टारगेट एक ही है बच्चे, चूंकि मेंस लेवल का सवाल, मेंस लेवल का टॉपिक है, तो टॉपिक थोड़ा टिपिकल तो बनेगा, थोड़ा टिपिकल तो है। मतलब इस टॉपिक में प्रॉब्लम क्या है बच्चे? इस टॉपिक का प्रॉब्लम ये कि जो आंसर होगा वो आपको लगेगा नहीं, और जो आपको लगेगा वो आंसर होगा नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से, एक्यूरेसी से इस टॉपिक को समझेंगे और फिर क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? हाँ जी। अनिल कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून। मोहित, गुड आफ्टरनून बेटा। यशिका, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब भी कोई भी सवाल इस टॉपिक का आएगा, डेटा सफिशिएंसी, सवाल का फॉर्मेट क्या होगा। सवाल का फॉर्मेट क्या होगा, ध्यान देंगे सारे बच्चे बोर्ड पे। तो जब भी इस टॉपिक का सवाल है तो एग्जामिनर क्या करेगा, हर टॉपिक में आपसे एक सवाल पूछेगा, आपसे एक सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछ दिया, व्हाट इज द एज ऑफ ए। व्हाट इज द एज ऑफ ए। ए की आयु कितनी है, आपसे एक सवाल पूछेगा बेटा। ठीक है, मैंने पूछ दिया व्हाट इज द एज ऑफ ए, ए की आयु कितनी है। अब जो ये सवाल पूछेगा, इसी का आंसर निकालने के लिए वो आपको 2 स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। आपको वो 2 स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है जी। अब सवाल क्या है बच्चे? सवाल एक ही होता है कि जो ये सवाल पूछा गया, एग्जामिनर ने जो भी सवाल पूछा, उसका आंसर इन दोनों में से किस स्टेटमेंट से आएगा। सवाल क्लियर? सवाल का फॉर्मेट एक ही है बच्चे। सवाल कैसा होगा, एग्जामिनर क्या करेगा, कोई भी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, एक सवाल पूछेगा, और फिर आपको बताना है कि जो भी ये सवाल पूछा गया, उसका आंसर इन दोनों में से किस स्टेटमेंट से आएगा। कभी ये बहुत शॉकिंग की बात नहीं है कि एग्जामिनर 2 की जगह 3 स्टेटमेंट भी दे सकता है, पर आम तौर पे अभी मान के चलो कि 2 आएगा, तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 3 पे भी आगे जंप करेंगे। यहां तक क्लियर? जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द एज ऑफ ए, अब इसका आंसर निकालने के लिए वो 2 स्टेटमेंट दे देगा बेटा। ठीक है, आपको बताना है जो ये सवाल पूछा गया, इसका आंसर इन दोनों में से किस स्टेटमेंट से, किस कथन से निकलेगा। अब जब भी आप इस टॉपिक के सवालों को जब आंसर दोगे, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है बच्चों, कुछ बातें बहुत ध्यान से आपको याद करनी है। पॉइंट नंबर 1, जब भी हम कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर केवल एक होना चाहिए, उसका आंसर केवल एक होना चाहिए। जैसे आपने पूछा सर आज क्लास होगी, आपने पूछा सर आज क्लास होगी, तो अगर मैं बोलता हूं हाँ बच्चे आज क्लास होगी, तो ये उसका आंसर है। अगर मैं बोलता हूं नहीं आज क्लास नहीं है, तो ये भी आंसर है कि आज क्लास नहीं होगी। लेकिन मैंने बोल दिया देखते हैं, तो देखते हैं कोई आंसर थोड़ा ना है। देखते हैं का मतलब क्या हुआ, हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इस केस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर निकालोगे, आंसर हमेशा एक ही होना चाहिए। अगर किसी भी सवाल में एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, तो हम ये मानेंगे कि वो स्टेटमेंट से आंसर तो नहीं आएगा। आई रिपीट, फिर से सुन लो बच्चे, जब भी कोई भी सवाल पूछेगा, उसका आंसर केवल एक ही होना चाहिए। अगर मान लो मेरा किसी भी स्टेटमेंट से एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, तो उस केस में उसको आंसर नहीं माना जाएगा। आंसर हम तभी मानेंगे जब केवल एक आंसर होगा। जैसे यहां पर देखो, मैंने पूछा व्हाट इज द एज ऑफ ए, ए की आयु कितनी है। तो ए की आयु अगर बोलता है कि ए की आयु 19 साल है, आंसर है। 20 साल है, आंसर है। 25 साल है, आंसर है। 50 साल है, आंसर है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि ए की आयु 20 वर्ष से ज्यादा है, मैंने बोला ए की आयु 20 वर्ष से ज्यादा है, तो 20 वर्ष से ज्यादा का मतलब क्या हो बच्चे? 21 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो उस केस में इसको आंसर तो नहीं माना जाएगा। अरे पॉइंट क्लियर? अब आ जाओ कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो डायरेक्शन कैसे देगा, आंसर कैसे देना है। तो आपको ध्यान रखना बच्चे कि जब भी इस टॉपिक का सवाल आएगा, आंसर ऐसा होगा, आपको ये डायरेक्शन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूं डायरेक्शन क्या बोल रहा है। पहला क्या बोलता है, ए, ऑप्शन मार्क करेंगे, आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए।
if the data in statement 1 alone are sufficient to answer the question while the data in statement 2 alone are not sufficient to answer the given question. सिंपल मतलब क्या हुआ बच्चे कि किसी भी सवाल में हम ऑप्शन मार्क करेंगे ए, ऑप्शन मार्क करेंगे ए, ऑप्शन मार्क करेंगे ए, यदि मेरा आंसर पहले से आ जाए और दूसरे से ना आए, ठीक है, जो भी सवाल पूछा अगर उसका आंसर पहले से आया दूसरे से नहीं आया तो आंसर क्या मार्क करेंगे ए, आंसर मार्क करेंगे बी अगर पहले से नहीं आया और केवल दूसरे से आ जाए। समझना ध्यान से बच्चों, ए आंसर कब मार्क करेंगे जब आंसर मेरा केवल पहले स्टेटमेंट से आएगा दूसरे से नहीं आएगा। आंसर मार्क करेंगे बी अगर केवल दूसरे से आएगा पहले से नहीं आएगा। आंसर मार्क करेंगे सी जब मेरा आंसर पहले से भी आएगा और दूसरे से भी आएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट को जब मैं अलग अलग लूंगा तो दोनों से आंसर आ जाएगा, पहले से भी आंसर आएगा और दूसरे से भी आंसर आएगा। वेरी ऑब्वियस है आंसर दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। आंसर मार्क करेंगे डी जब पहले से नहीं आएगा दूसरे से नहीं आएगा, दोनों को साथ में लोगे तब भी मेरा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आंसर मार्क करेंगे डी जब मेरा पहले से नहीं आएगा दूसरे से नहीं आएगा, जब आप दोनों को साथ लोगे तब भी आंसर तो नहीं आएगा। और आंसर मार्क करेंगे ई जब पहले से नहीं आएगा दूसरे से नहीं आएगा, दोनों को साथ लेंगे आंसर तो आएगा। क्लियर? हाँ जी, बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? आंसर कैसे मार्क करना है ये ध्यान से देख लो। अमित बात क्लियर है? ठीक है। आप देखो कंफ्यूजन कहां पे होता है, कंफ्यूजन होता है ई और सी में। बच्चा कहां पे मार्क खाता है, ई और सी में। पहले दोनों को समझते हैं। सी क्या बोलता है? सी बोलता है बच्चे जब आप केवल पहला लोगे तो उससे भी आंसर आ जाएगा, केवल दूसरा लोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों स्टेटमेंट से अलग अलग आंसर आएगा, पहले से भी आंसर आएगा और दूसरे से भी आंसर आएगा। मतलब केवल पहला स्टेटमेंट लूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, केवल दूसरा लूंगा तब भी मेरा आंसर आएगा। दोनों से आ जाए तो आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। ई क्या बोलता है? ई बोलता है केवल पहले को देखोगे आंसर नहीं आएगा, केवल पहले को देखोगे आंसर नहीं आएगा, केवल दूसरे को देखोगे आंसर नहीं आएगा, लेकिन हां जब मैं दोनों को साथ में देखूंगा तब मेरा आंसर आएगा। अंतर समझ में आ रहा है बच्चे? अंतर यह है बच्चे, सी में पहले से भी आएगा, केवल पहले से भी आएगा और केवल दूसरे से भी आएगा, दोनों से आंसर आएगा। इसमें केवल पहले से नहीं आएगा, केवल दूसरे से नहीं आएगा, दोनों को साथ लेंगे तब आएगा। यहां पे साथ नहीं लेना, यहां पर पहले से भी आएगा और दूसरे से भी आएगा। अरे ठीक है, ये टिपिकल टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। 30 से 35 सवाल मैं क्लास में कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि जब भी कोई भी सवाल इस टॉपिक आएगा तो कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चे? कंसेप्ट ये बोलता है कि एक सवाल पूछेगा और दो स्टेटमेंट देगा, मुझे बताना है कि पूछे गए सवालों का आंसर दिए गए किन कथनों से आएगा, ये मेरा सवाल है, ठीक है। आंसर मार्क करेंगे ए जब केवल पहले से आएगा, आंसर मार्क करेंगे बी जब केवल दूसरे से आएगा, आंसर मार्क करेंगे सी जब दोनों से अलग अलग आएगा, दोनों से अलग अलग आएगा, आंसर मार्क करेंगे डी पहले से नहीं आएगा दूसरे से नहीं आएगा, दोनों को साथ लोगे तब भी आंसर नहीं, आंसर आएगा ही नहीं। और आंसर मार्क करेंगे ई जब पहले से भी नहीं आएगा दूसरे से नहीं आएगा, लेकिन दोनों को साथ लेंगे तो आएगा, ठीक है। चलो इसी को क्लियर करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पहले सवाल से स्टार्ट करता है, चीजें क्लियर हो आपको। जैसे मैंने ये सवाल पूछा, हाउ फार इज पटना फ्रॉम शिमला? पटना शिमला से कितनी दूर है? सवाल है हाउ फार इज पटना फ्रॉम शिमला, पटना शिमला से कितनी दूर है। अब इसी का आंसर निकालने के लिए दो स्टेटमेंट दिया। पहला, पटना इज 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, पटना दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है। और दूसरा, दिल्ली इज 500 किलोमीटर फ्रॉम शिमला, दिल्ली शिमला से 500 किलोमीटर दूर है। यह सवाल अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है। इससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो मैंने अब तक समझाया उसका क्या मतलब है। आंसर कैसे मार्क करेंगे? यहां पर लिख रहा हूं, आंसर मार्क करेंगे ए जब पहले से आएगा दूसरे से नहीं आएगा, बी पहले से नहीं आएगा दूसरे से आएगा, सी दोनों से आएगा, डी पहले से भी नहीं दूसरे से भी नहीं, दोनों को लोगे तब भी नहीं आएगा, ई पहले से नहीं दूसरे से नहीं, दोनों को लेंगे तब आएगा। तो आप बताओ जी, इस सवाल का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? इस सवाल का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा? क्या आंसर होगा?
एग्जाम में एग्जामर या तो ये पांचों ऑप्शन देगा, इन पांच में से कोई भी चार दे सकता है, उसकी मर्जी है, मोनोपोली है। हाँ जी, रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? डी। अनिल कुमार, मोहित, यशिका, बताओ बच्चे क्या आंसर होगा? अमित सिंह, आंसर होगा डी। अब वो करना कैसे, करना कैसे? आप एक काम करो, पहले ध्यान से सवाल को पढ़ो। सवाल में क्या पूछा? हमसे पूछा बच्चे हाउ फार इज पटना फ्रॉम शिमला। तो मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है पटना और शिमला के बीच की दूरी क्या होगी, ये मेरा सवाल है। पटना और शिमला के बीच की दूरी क्या होगी, ये मेरा सवाल है। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला बोलता है पटना इज 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो ये क्या बोल रहा है बच्चे? ये बोल रहा है कि पटना और दिल्ली के बीच की दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। लेकिन मुझसे ऊपर मांगा है पटना और शिमला के बारे में। शिमला के बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया, मतलब इससे तो आंसर नहीं आएगा। अरे क्लियर? हमसे ऊपर मांगा है पटना और शिमला के बारे में, यहां पर बोल रहा है पटना और दिल्ली, शिमला के बारे में कोई भी क्लू नहीं दिया, मतलब इससे आंसर तो नहीं आएगा। यशिका बोल रही है सी, तुषार बोल रहा है सी। सी कैसे आएगा बेटा? दोनों से कैसे आएगा, कहां से आएगा? पहले से आप बताओ कैसे आएगा, बताओ। यहां पर पटना और शिमला के बीच की दूरी मांगा, यहां पटना और दिल्ली दे दिया, शिमला तो है नहीं, तो कैसे आंसर आएगा? फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। आओ सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या बोलता है बच्चे? दिल्ली और शिमला के बीच में दूरी कितना है? 500 किलोमीटर। तो ये कितना दिया हुआ है? 500। आप देखो जी, यहां पर वो बात कर रहा है दिल्ली और शिमला के बारे में, यहां मांगा है पटना और शिमला के बारे में। यहां पर पटना कहीं पर भी नहीं है, मतलब सेकंड से भी नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड से भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो बच्चे? तो ए ऑप्शन बोल रहा है केवल पहले से आएगा, पहले से तो नहीं आएगा, मतलब ये आंसर तो नहीं है इसका। बी बोल रहा है केवल दूसरे से आएगा, दूसरे से तो नहीं आ रहा, मतलब ये भी आंसर नहीं है। सी बोल रहा है दोनों से आएगा, दोनों से तो आ ही नहीं रहा, किसी से नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर या तो डी है या तो ई है, या तो डी है या तो ई है। अब डी कब होगा बच्चे? जब दोनों को साथ लेने पर भी आंसर ना आया तो डी होगा, दोनों को साथ लेने पर आंसर आ गया तो ई होगा। अब दोनों को साथ लेते हैं। अब एक काम करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। तो जैसे मैंने दोनों को मिलाया तो क्लू पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है पटना और दिल्ली के बीच की दूरी कितना है? 200। और दूसरा क्या बोल रहा है? दिल्ली और शिमला के बीच की दूरी कितना है? 500। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों को साथ दिया तो मुझे मालूम चला पटना और शिमला के बीच की दूरी कितना आ गया? 200 प्लस 500 कितना? 700। इसका दोनों को लेने पे आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ई। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ई। अरे क्लियर? ठीक है, और यही मिस्टेक करेगा बच्चा पेपर में, बिकॉज ई इज द रॉन्ग आंसर। ई इज द रॉन्ग आंसर, यही तो गलती करेगा पेपर में बच्चा। और यही इस टॉपिक की खतरनाक पार्ट है। मैंने कहा था जो आपको दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं। अब एक बात समझना बच्चे, तो जी जब मैं दोनों को साथ किया तो ये तो पक्का है कि पटना और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, दिल्ली और शिमला के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। बच्चा पेपर में ये डायग्राम बनाएगा, लेकिन इसके अलावा और केसेस भी तो पॉसिबल है। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 ये भी तो हो सकता है कि ये है पटना और ये है दिल्ली, और दिल्ली और शिमला के बीच में कितना दिया हुआ है? 500। ये 200 है बच्चे, तो मैं शिमला को कहां रख दूंगा? इस तरफ रख दूंगा। ये भी तो हो सकता है, शिमला यहां पे, ये कितना दिया हुआ है बच्चे? 500। ये कितना दिया हुआ है? 500। तो देखो जी, ये 500 है, ये 200 है, तो अब आंसर कितना आ गया? अब आंसर आ गया 300। ये भी तो हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है बेटा? केस नंबर 3 ये भी तो हो सकता है बेटा। ये है पटना, ये है पटना, ये है दिल्ली, दोनों के बीच की दूरी कितना? 200। शिमला कहां पे? पहाड़ पे। ये भी तो हो सकता है। यही कितना आ गया? 500। तो इससे एक तीसरा आंसर ये बन जाएगा, वो ये होगा। इसका मतलब चूंकि एक ही सवालों में एक से ज्यादा आंसर आ रहा है, यहां पे आ रहा है 700, यहां पे आ रहा है बच्चे 300, यहां पे कुछ और आ रहा है, इसका मतलब इस सवाल का आंसर तो नहीं आएगा। यही मैंने बोला था, आंसर केवल एक होना चाहिए। आपको अलग अलग पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना है। मेंस लेवल का टॉपिक है बेटा, इतना आसान तो होगा नहीं। मेंस लेवल का टॉपिक है तो थोड़ा सोच ही करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। आंसर हैज टू बी जस्ट वन, एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई कि नहीं है?
क्योंकि सवाल में ये नहीं दिया हुआ है कि दिल्ली के किस साइड में शिमला सिचुएटेड है। अगर ये दिया होता कि दिल्ली के राइट में शिमला है, दिल्ली के लेफ्ट में शिमला है, दिल्ली से ऊपर शिमला है, तब मेरा आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि ऑन विच साइड ऑफ दिल्ली द शिमला इज सिचुएटेड, दिल्ली के किस तरफ ये शिमला है, राइट है, लेफ्ट है, ऊपर है। So because of this, there are so many possibilities that can be possible, जिससे इसका आंसर तो नहीं आए। अरे क्लियर, बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? अमित पहले आपने सही बोला था, बाद में आप मुकर गए, ई पे आ गए। अरे क्लियर, ऑनलाइन की यही खराबी है, क्लास शुड नॉट बी वन साइडेड। यहाँ पे आप रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हो बेटा, तो ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करो, फिर मजा कैसे आएगा पढ़ाने में? गलत सही मैटर नहीं करता, वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली। तो ये मैटर नहीं करता क्लास में आपका आंसर गलत है सही है। हमारा काम क्या बच्चे, पेपर में सही आंसर देंगे, और ये होगा, डोंट वरी। अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, अभी पहला सवाल किया, जब इसके आगे बढ़ेंगे अभी 30, 25, 35 सवाल करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसी के बाद अगला सवाल देखो बेटा, अब दुकानदार समझ में आना। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अड्डी है। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं ऐसे पलट दूं, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक, अब आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या बोला, पटना और शिमला के बीच की दूरी क्या है? ये पहला सवाल है, ये मुझे निकालना है। पहला स्टेटमेंट, पटना और दिल्ली के बीच की दूरी कितना है बच्चे? 200। ठीक है, तो यहां पर शिमला के बारे में जिक्र नहीं किया, तो फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। हमसे ऊपर मांगा है पटना और शिमला के बारे में, यहां बोल रहा है पटना और दिल्ली के बारे में, शिमला के बारे में कोई भी क्लू नहीं है, मतलब फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड आते हैं, दिल्ली इज 500 किलोमीटर फ्रॉम शिमला, तो क्या बोल रहा है, दिल्ली शिमला से कितना है बच्चे? 500 किलोमीटर। आगे बोल दिया एंड इज बिटवीन पटना एंड शिमला। इसके मतलब अब ये क्या बोल रहा है कि ये दिल्ली कहां पे होगा? पटना और शिमला के बीच में होगा, दे दिया डायरेक्शन। देखो ये बोल रहा है दिल्ली शिमला से 500 किलोमीटर दूर है और पटना और शिमला के बीच है, मतलब दिल्ली कहां पे होगा? बीच में। इस चूंकि यहां पर ये दूरी नहीं दिया हुआ, तो इससे भी आंसर तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब मैं दोनों को साथ में लूंगा तो मुझे क्या मालूम चला, पटना और दिल्ली के बीच में दूरी कितना है बच्चे? 200। और साफ साफ मालूम है कि दिल्ली के राइट में ही शिमला हो सकता है, तो दिल्ली बीच में, तो शिमला कहां पे आएगा? यहां पे। ये कितना? 500। अब इसका केवल एक ही आंसर आएगा, वो होगा 700। इसका मतलब पहले से नहीं आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, दोनों को लेंगे तो आएगा। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अंतर समझ में आया बच्चों? अरे अंतर समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चीजों को आसान और करते हैं। आपको एग्जाम में क्या करना होगी? एग्जाम में इतना दिमाग कौन लगाएगा? गुरु जी इतना दिमाग कैसे लगेगा? तो जी दिमाग कम करते हैं। अब आ जाओ मेथड पे, करना क्या आपको पेपर में। तो जब भी कोई भी सवाल डेटा सफिशिएंसी का आएगा, मैं आपको 3 स्टेप दे रहा हूं मुझे। ठीक है, हर सवाल में आप इन 3 स्टेप को बारी बारी लगाना, और उसके बाद 100% आपका आंसर सही आना स्टार्ट हो जाएगा। सुनना ध्यान से। तो जब भी कोई भी सवाल डेटा सफिशिएंसी का आएगा, तो मुझे क्या करना है बच्चे? मुझे 3 स्टेप लगाना है। ये रहा 3 स्टेप। सारे बच्चे इसको उतार लो बच्चे, स्टेप्स टू बी डन, इसको उतार लो। पहला स्टेप क्या बोलता है बच्चे? टेक स्टेटमेंट 1 अलोन, कथन 1 को अकेले ले। मतलब सबसे पहले जो भी सवाल पूछा गया, आप केवल स्टेटमेंट 1 को पढ़ो, केवल स्टेटमेंट 1 को पढ़ो, और देखो क्या उससे मेरा आंसर आएगा कि नहीं। जब आप 1 पढ़ोगे तो सेकंड के बारे में नहीं सोचना, आपको केवल पहले को पढ़ना है। ठीक है, आंसर आए चाहे नहीं आए, हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पर। ये क्या बोलता है? टेक स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन, केवल दूसरे को देखो। अब गलती कहां पे होगी आपसे? सुना, गलती कहां पे होगी? आमतौर पे क्या होगा, जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने आओगे, पहला आपके दिमाग में घूमेगा, ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले केवल पहले को पढ़ना है। सिर्फ पहले को पढ़ के देखो आंसर आता है कि नहीं। आ गया ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। जब आप सेकंड की तरह पढ़ोगे, स्टेटमेंट नंबर सेकंड की तरह पढ़ोगे, तो बस ध्यान ये देखना है कि उस समय पहला स्टेटमेंट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल दूसरे को देखना है, पहले के बारे में सोचना। अब ये तीसरा स्टेप हर सवाल में नहीं करेंगे, तो ये थर्ड स्टेप कब करेंगे बच्चे? ये दोनों स्टेप आपको हर सवाल में करना है, हर सवाल में। ठीक है, लेकिन ये तीसरा स्टेप तभी लगाएंगे
जब मेरे पहले दो स्टेप से मेरा आंसर नहीं आएगा। ये थर्ड की तरफ तभी बढ़ेंगे जब पहले से भी आंसर नहीं आएगा और दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा। अगर इन दोनों में से किसी भी स्टेप से मेरा आंसर आ गया, अगर मेरा आंसर आ गया, उस केस में थर्ड स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। यह ध्यान रखना है, उस केस में थर्ड स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। अरे क्लियर, बात समझ में आई? अरे क्लियर बच्चों? 3 स्टेप लगाना है। सबसे पहले केवल पहले को लेंगे, केवल दूसरे को लेंगे। ये दोनों स्टेप हर सवाल में लगेगा, हर सवाल में लगेगा। लेकिन तीसरे के साथ एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या बोलता है बच्चे? तीसरा स्टेप तभी लगाएंगे जब मेरे पहले 2 स्टेप से आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर आ गया, अगर आपका आंसर आ गया, उस केस में दोनों को साथ में नहीं लेंगे। और थर्ड स्टेप बोलता है अब दोनों को साथ में लेके देखो आंसर आएगा कि नहीं। अरे क्लियर? एक बार इसको उतारेंगे। मैं 1 मिनट पानी पी के आया, ठीक है? उतारो इसको। हाँ जी बच्चों, क्लियर? बात समझ में आई? 3 स्टेप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी भी सवाल में आपको क्या करना है बच्चे? बस ये 3 स्टेप लगाना है, ठीक है? पहला स्टेप क्या बोलता है? केवल पहले को देखो। दूसरा क्या बोलता है? केवल दूसरे को देखो। और तीसरा क्या बोलता है? अगर थर्ड स्टेप तभी लगाएंगे जब दोनों से आंसर नहीं आएगा, ठीक है? चलो जी, बढ़े आगे। हाँ जी, बढ़े। चलो, अब कुछ सवाल मैं बनाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है? पहले पड़ाव में 31 सवाल करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि क्या सर लॉजिकल रीजनिंग खत्म हो गया? नहीं बेटा, लॉजिकल रीजनिंग खत्म नहीं हुआ है। देखो, लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ाने के तरीके होते हैं। अगर मैं एक साथ सब कुछ पढ़ा दूंगा ना, आपको मन में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो अब मैं आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बीच में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है। बीच में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा डेटा सफिशिएंसी, फिर इसको खत्म करेंगे और फिर आएंगे अगला टॉपिक विच इज डिसीजन मेकिंग, जो 1 दिन का टॉपिक है, ठीक है? इन दोनों को खत्म करने के बाद हम फिर से लॉजिकल की तरफ मूव करेंगे और फिर से आपको पढ़ाऊंगा स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है? आपके बैच में एनालॉजी को दोबारा रिपीट किया जाएगा, बिकॉज एनालॉजी बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको नहीं पढ़ा पाया था। बीच में वो आगे लग गई, उस समय टॉपिक एनालॉजी चल रहा था, तो बीच में मोमेंटम ब्रेक हो गया, फिर लंबे समय तक क्लास नहीं हो पाई। तो एनालॉजी मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि उसका सवाल नहीं बन रहा। तो एनालॉजी आपको पढ़ाऊंगा और आपको एक ट्रिपलेट एनालॉजी के 2-3 एक्स्ट्रा क्लास दूंगा बेटा, क्योंकि वो सबसे दिक्कत दे रहा है बच्चों को। ट्रिपलेट एनालॉजी में आपके बैच में अलग से कराऊंगा। उम्मीद करते हैं अगले वीक तक आपका कोर्स मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, ठीक है? अगले वीक ना हो बच्चे, 2 दिन और लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। इस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है बच्चे? तो एक सवाल में एक क्वेश्चन पूछेगा, 2 स्टेटमेंट देगा, आपको बताना है पूछे गए सवालों का आंसर किस कथन से आएगा, ठीक है? उसके लिए स्टेप क्या है? ये 3 स्टेप फॉलो कर लेंगे। चल बढ़े आगे, आओ। चल, पहला सवाल कहां चला गया? ये रहा। ओके, सवाल पूछा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुरेश फ्रॉम टिकट काउंटर इन ए रो? एक पंक्ति में टिकट काउंटर से सुरेश की स्थिति क्या है? तो सवाल क्या बोल रहा है बच्चे कि अगर ये टिकट काउंटर है तो आपको बताना है इस टिकट काउंटर से सुरेश का स्थान क्या है। ये स्थान मांगा गया, ठीक है? चलो, आप पहला पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, सुरेश इज 16 फ्रॉम द एंड ऑफ द रो। तो आप ये क्या बोल रहा है बच्चे? सुरेश कहां पे है बच्चे? पंक्ति के लास्ट से 16वें स्थान पे है। मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो सुरेश का स्थान क्या है बच्चे? 16। मतलब सुरेश के बाद कितने होंगे? 15 व्यक्ति होंगे। लेकिन मुझसे क्या मांगा? मुझसे स्थान आगे से मांगा, टिकट काउंटर से मांगा।
तो इसके बारे में मालूम नहीं चला, मतलब फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। अरे क्लियर, फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट हो गया। जब मैं सेकंड की तरफ बढ़ूंगा तो अब पहला आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, उसको भूल जाओ, उससे आंसर नहीं आया, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। सेकंड क्या बोलता है, सुरेश इज एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है सुरेश पंक्ति के बिल्कुल मध्य में, मींस व्हाट, जितने बच्चे उसके आगे होंगे उतने ही बच्चे उसके पीछे होंगे। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, जितने बच्चे उसके आगे होंगे उतने ही बच्चे उसके क्या होंगे, पीछे होंगे। अब मुझे ये नहीं पता आगे कितने बच्चे और पीछे कितने बच्चे। बच्चा बोलता है गुरुजी मालूम तो, ऊपर देखो ना, ऊपर ऊपर ऊपर। अरे ऊपर नहीं देखना। बच्चा बोलता है गुरुजी देखो ना, लिखा तो 15 है उसके पीछे। ऐसको यही मिस्टेक रुकना है आपको। मैंने केवल पहले को पढ़ा, पहले से मालूम चला कि सुरेश के बाद 15 व्यक्ति होंगे, सुरेश के बाद 15 व्यक्ति होंगे, लेकिन मुझे सुरेश के आगे कितने व्यक्ति उससे मतलब है, पहले से नहीं आया। दूसरा बोलता है सुरेश पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, मतलब जितने व्यक्ति उसके आगे होंगे उतने व्यक्ति उसके पीछे होंगे। कितने आगे पीछे ये मुझे नहीं पता, तो सेकंड इज आल्सो नॉट सफिशिएंट। अगर दोनों से नहीं बना तो अब बढ़ जाएंगे स्टेप नंबर थर्ड की तरफ, क्योंकि मेरा आंसर नहीं आया। अगर आंसर आ गया होता तो हम थर्ड की तरफ नहीं बढ़ते। अब दोनों को मिला दो बेटा, दोनों को मिला। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चे सुरेश बिल्कुल बीच में, जितने उसके आगे होंगे उतने ही उसके पीछे होंगे। और पहला क्या बोल रहा है बच्चे कि सुरेश के बाद कितने हैं, 15। तो अगर यहां पे 15 है तो यहां भी कितना होगा, 15। इसका मतलब सुरेश के आगे अगर 15 बच्चे हैं तो सुरेश का स्थान कितना होगा, 16वां। मतलब दोनों को साथ लिया, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ई। अरे क्लियर, दोनों को साथ लिया तो मेरा आंसर तो आ गया, इसलिए मेरा होगा आंसर ऑप्शन नंबर ई। पहले से नहीं आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, दोनों को साथ लेंगे तो आंसर तो आएगा। अरे क्लियर, अब वही यहां पर इवन तो मैंने आंसर निकाला, बट एग्जामर को आंसर से कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जाम में आंसर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। एग्जामर सिर्फ ये बोल रहा है कि किस स्टेटमेंट से मेरा आंसर आ सकता है, आंसर क्या होगा इसके बारे में एग्जामर ने आपसे कुछ नहीं पूछा। इसलिए एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ ये बता रहे किस स्टेटमेंट से मेरा आंसर आएगा, आंसर क्या होगा इज नॉट दी कंसर्न। अरे क्लियर, चलो आओ जी सेकंड सवाल पे आओ। आप बनाओ, पहले आप बनाओ। In an election between two candidates, how many votes are cast if all are valid votes? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में सभी वैध वोट होते हैं तो कितने वोट होते हैं। मतलब आपसे एग्जामिनर ये बोल रहे हैं कि अगर दो उम्मीदवारों को चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए यदि सारे वोट मान्य हैं, वैलिड हैं। अब इसको निकालने के लिए दो स्टेटमेंट दिया, बताओ जी क्या आंसर होगा। हाँ जी, क्या आंसर, चलो क्या बोलता है बच्चे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स हाउ मेनी वोट्स आर कास्ट इफ ऑल आर वैलिड वोट। तो आपको बता रहा है दो उम्मीदवारों के बीच में कुल कितने वोट डाले गए यदि सारे वोट मान्य है। आओ जी आपको बताना है टोटल कितने वोट्स थे, टोटल कितने वोट्स थे ये पता करना है। आओ जी पहला स्टेटमेंट, द विनिंग कैंडिडेट्स गेट 54% ऑफ द टोटल वोट। तो पहला स्टेटमेंट से क्या मालूम चला कि जीते गए उम्मीदवारों को कितना मिला, 54% मिला, टोटल का 54%। तो यानी कि हारे वो कितना मिला होगा, 46%। लेकिन 54% से ये नहीं बता पाएंगे टोटल कितने हैं, क्योंकि टोटल का 54% इसको मिला है। हमसे सवाल ने पूछा टोटल कितने वोट्स डाले गए, तो इस 54% मिला विनिंग कैंडिडेट को, इससे ये नहीं बता पाएंगे टोटल कितना था। सो फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। ठंडे दिमाग से बेटा, ठंडे दिमाग से। ओके सर बाय बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत बढ़िया। ठीक है सेकंड पे आओ बच्चे।
तो पहले से आंसर आए ना आए दैट इज नॉट द कंसर्न, पहला 2 स्टेप हर सवाल में लगाना है। बस ध्यान ये रखना जब सेकंड पे आएंगे तो पहला मेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या बोलता है बच्चे, द विनिंग कैंडिडेट्स विंस बाय 800 वोट्स, जीतने वाला उम्मीदवार 800 वोटों से जीतता है। इसका मतलब क्या हुआ, विनिंग माइनस लूजर का अंतर कितना होगा बच्चे, 800 वोट का होगा। अरे हाँ कि ना। आप देखो बच्चे, तो इससे भी टोटल कितना होगा नहीं बता पाएंगे भाई। ये भी तो हो सकता है कि ये हो आपका 700, ये हो सॉरी ये हो आपका 900, ये हो आपका 100, टोटल हो जाएगा 1000। ये भी तो हो सकता है बेटा, ये हो 1000, ये हो 800, ये हो 1000 और ये हो 200, तब भी तो आंसर आएगा। मतलब टोटल नहीं बता पाएंगे तो इससे भी नहीं आएगा। अब दोनों को साथ लेते हैं, तो दोनों को साथ देते मुझे क्या मालूम चला, इसको मिला 54 और इसको मिला 46 और दोनों का अंतर क्या दिया हुआ है 800। तो इस अंतर कितना आ गया, तो बोलेंगे 54% माइनस 46% टोटल का। टोटल कितना है बच्चे, मान लेते x है बराबर 800। तो इसका मतलब 8%, 8/100 ऑफ टोटल बराबर कितना आ गया 800। इससे बड़े आराम से हम टोटल तो निकाल सकते हैं, निकालना नहीं है पेपर में, लेकिन यहां पर निकाल के दिखा था क्या वो क्लैरिटी आ जाती है। कितना आ गया 10,000, टोटल कितना आ गया 10,000। दोनों के लिए आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ई। अरे क्लियर, अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हाँ जी क्लियर है, ठीक है। चलो तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस टॉपिक की खासियत क्या है ना बच्चे, ये टॉपिक लास्ट में क्यों कराते हैं हम लोग, मेंस लेवल में क्या होता है ना, इस टॉपिक को लास्ट में इसलिए कराते हैं क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हर टॉपिक का सवाल आपको देखने को मिलेगा। आगे डायरेक्शन का सवाल दिखेगा इस टॉपिक के अंदर, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल दिखेगा, रैंकिंग का सवाल दिखेगा, ब्लड रिलेशन का सवाल दिखेगा, कोडेड डिकोडिंग का सवाल दिखेगा। इसलिए इस टॉपिक को हमेशा लास्ट में कराया जाता है बिकॉज इसमें पूरा टॉपिक आपका रिवाइज होगा, ठीक है। जैसे ये अर्थमेटिक रीजनिंग का टॉपिक आ गया, देखो जी ये होता है among 5 friends A B C D E sitting in a circle who sits on the immediate right of A। 5 मित्र A B C D और E में से एक चक्र में बैठा है, A के तत्काल दाएं कौन बैठता है। तो ये सवाल किसका आ गया, ये आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल, ये आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। बताओ जी क्या आंसर होगा। सबसे पहले केवल पहले को देखो, फिर केवल दूसरे को देखो। इसमें चीज रखना बच्चे, हमें यहां पर सबको बैठाने में ध्यान नहीं देना, यहां पर हमें सबको बैठाने में ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा कि ए के इमीडिएट राइट पे कौन होगा, तो हमें सिर्फ ए के राइट से मतलब है, बाकी किसी को मतलब नहीं है। बाकी जगह कोई बैठे ना बैठे दैट इज नॉट द कंसर्न, हमें सिर्फ देखना है ए के बिल्कुल राइट पे कौन बैठेगा। तो आओ जी कितने लोग हैं 5, तो बनाओ डायग्राम 2 4 5, सबका चेहरा अंदर की तरफ, तो ये हो गया सबका राइट, याद ही कराया था क्लास में। अरे ठीक है, चलो पहले आप ट्राई करो फिर मैं बनाता हूं। ट्राई करो ट्राई करो, पहले आप बनाओ फिर मैं बनाऊंगा, ध्यान से करेंगे, जल्दी मत मचाना। हाँ जी क्या आंसर, चलो बैठाए। आप देखते हैं केवल पहले से आंसर आएगा कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 पहले को लिया, आओ जी ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, और हमने पढ़ा था कि जब भी राइट और लेफ्ट आएगा वहां से सवालों को स्टार्ट करेंगे। तो क्या बोल रहा है बच्चे, डी के थर्ड राइट में कौन होगा ई, तो डी को यहां पे रखा, ये राइट है, 1 2 3 यहां पे कौन आ गया ई। ई तुषार बोल रहा है ई आंसर होगा, तुषार इज सेइंग आंसर विल बी ई, बाकी बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अमित सर डाइस, अच्छा डाइस भी करा दूंगा कोई बात नहीं बेटा। गीतांजलि क्या आंसर होगा, यशिका क्या आंसर होगा, तुषार ने आंसर दिया ई। आओ ये आगे
फिर बोलता है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो इसका मतलब ए यहां पर नहीं बैठेगा, ए यहां पर नहीं बैठेगा। अरे क्लियर, ए यहां पे नहीं बैठेगा, ए यहां पे नहीं बैठेगा। अब गौर से देखो बेटा, ए यहां पर नहीं बैठेगा, यहां पर भी मना कर रहा है, यहां पर डी बैठा है, यहां पर, तो ए कहां बैठेगा, यहां पे, बोलो हाँ कि ना। तो अगर ए यहां बैठा है तो इसका सवाल में क्या पूछा, ए के इमीडिएट राइट में कौन है, यहां बी और सी में से यहां पे कौन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। समझो बात को, सवाल पूछा ए के राइट में कौन है, तो ए के राइट में कौन बैठा हुआ है, ई, मतलब पहले से आंसर तो आ गया, पहले से आंसर तो आ गया। अगर पहले से आंसर आ गया, इसके तो दोनों को साथ में नहीं लेंगे। अरे ठीक है, अरे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, समझना ध्यान से। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए, अगर पहले से आ गया दूसरे से नहीं आया, बी पहले से नहीं आया दूसरे से आ गया, सी दोनों से आ गया, डी पहले से नहीं दूसरे से नहीं दोनों को लूंगा तब भी नहीं, ई पहले से नहीं दूसरे से नहीं दोनों को लूंगा तो आएगा। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है। अब गौर से देखो, यहां पर मेरा पहले से आंसर तो आ गया, अगर पहले से आंसर तब ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बिकॉज ये बोल रहा है पहले से नहीं आएगा, ये बोल रहा है पहले से नहीं आएगा, ये बोल रहा है पहले से नहीं आएगा, मतलब इसका आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। अब ए कब होगा, अगर दूसरे से आंसर नहीं आया तो आंसर हो जाएगा ए, अगर दूसरे से भी आ गया तो आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आया, तो ई तो आंसर होगा ही नहीं। और वैसे भी अगर पहले से आ गया तो दोनों को साथ में नहीं लेना है। चलो सेकंड को चेक करते हैं, आप सेकंड बनाते हैं। आओ जी, 5 लोग हैं, अब आपको दोनों को साथ में, आओ जी, दोनों को साथ में नहीं लेना। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी। फिर बोलता है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो ए यहां पर नहीं होगा, ए यहां पर नहीं होगा। तो इससे क्या मालूम चला, ए यहां पर नहीं होगा, सी बैठा हुआ है, ए यहां पे नहीं होगा, बी बैठा हुआ है, तो ए कहां बैठेगा, यहां पे, ए कहां बैठेगा, यहां पे। अरे ठीक है, अब गौर से चीज देखना बेटा, देखो जी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, मतलब डी और ई में से एक बैठेगा यहां पे और एक बैठेगा यहां पे। निश्चित रूप से नहीं बता पाएंगे, मतलब डी और ई में से एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा। ठीक है, अब देखो जी, सवाल पूछा हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में कौन है बच्चे, या तो डी या तो ई। निश्चित रूप से नहीं बता पाएंगे, मतलब दूसरे से नहीं आएगा। तो पहले से आ गया, दूसरे से नहीं आया, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अरे क्लियर, अरे बात समझ में आ रही है। वीडियो डिलीट नहीं, गीतांजलि वीडियो डिलीट नहीं करते बेटा, आपको ऐप में इसका वीडियो मिल जाएगा। बस अंतर होगा, पहले मैंने आपको वीडियो इस सेम टॉपिक का वीडियो अपलोड कराया था, लेकिन अब जो वीडियो मिलेगा वो होगा डेटा सफिशिएंसी लाइव के नाम से, हम वो डिलीट नहीं करते। ठीक है गीतांजलि, प्लीज टेक केयर ऑफ योर मदर फर्स्ट, वो जरूरी है बेटा, पढ़ाई तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन आगे पीछे होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मम्मी का ध्यान रखो। ठीक है, चलो आओ जी चौथे सवाल पे बनाओ। तो ये सवाल किसका आ गया, ये सवाल आ गया बच्चे आपका रैंकिंग में कंपैरिजन का, और ये पेपर में आता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आएगा। मैं आज बोल रहा हूं बच्चे, आपको रैंकिंग का इस तरह का सवाल आपको डेटा से देखने को 100% मिलेगा, और ये है कंपैरिजन का। क्या बोला बच्चे, हु हैज सिक्योर्ड लेस मार्क्स अमंग PQRST, PQRS&T के बीच किसने कम अंक प्राप्त किए। तो आपको बताना इन 5 में सबसे कम अंक किस विद्यार्थी को मिले। तो जाएंगे कैसे, ये 5 है, 1 2 3 4 5, आपको बताना है सबसे नीचे कौन होगा। अगर आपको रैंकिंग की क्लास याद होगी तो मैंने इस तरह आपको बताया था, कंपैरिजन ऐसे करते हैं। चलो यहां पर पढ़ेंगे पहले वाले को, यहां पे पढ़ेंगे दूसरे वाले को, और जरूरत पड़ा तो यहां पे 1+2 भी करेंगे। तरीका ही होता है पेपर में, बस ये 3 काम करना है, केवल पहले को, केवल दूसरे को, अगर आंसर नहीं आया तो दोनों को साथ में। आओ जी, पहला 5 लोग हैं। पहला बोलता है एस हैज सिक्योर्ड लेस मार्क्स देन ओनली आर एंड टी, ओनली, ये बोल रहा है एस ने केवल आर और टी से कम अंक प्राप्त किए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, एस ने केवल आर और टी से कम अंक प्राप्त किए, मतलब आर और एस के ऊपर केवल आर और टी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5,
तो S कहां पे आएगा बच्चे? S आएगा यहां पे R या T में से कोई भी हो सकता है, यहां पे T और R में से कोई भी हो सकता है। अरे ठीक है, ये बोल रहा है S ने केवल R और T से कम अंक प्राप्त किए, मतलब बाकी दोनों से उसने ज्यादा प्राप्त किया होगा, इसके बाद S कहां पे होगा? तीसरे स्थान पे। पहले और दूसरे पे T और R में से होगा, लेकिन मुझे किससे मतलब है? मुझे मतलब है सबसे नीचे वाले से। तो यहां पर सबसे नीचे कौन होगा बच्चे? कौन कौन बच गया? P और Q। P और Q में कोई एक होगा, कंफर्मली कौन होगा ये हम नहीं बता पाएंगे। सो फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट, पहले से नहीं आएगा। अरे क्लियर? पहले से नहीं आएगा। अब अगर पहले से आए नहीं आए मैटर नहीं करता, आते हैं सेकंड स्टेप पे। आओ जी, 5 लोग हैं। आओ, ये क्या बोलता है बच्चे? Q हैज सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन P। Q ने P से अधिक अंक प्राप्त किए, तो Q ने P से अधिक अंक प्राप्त किए, इसका मतलब क्या हुआ? Q ऊपर होगा P के, Q ऊपर होगा P के। बस ध्यान क्या रखना है बच्चे, जब आप सेकंड पढ़ोगे ये और आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, तो भूल जाओ, वो खत्म हो गया, बाद में देखेंगे। तो सेकंड से मालूम चल रहा है कि Q कहां पे होगा? ऊपर होगा P के। आप देखो जी, Q P कुछ भी बहुत सारे केस बन रहे हैं, तो दूसरे से भी तो नहीं आएगा। अरे ठीक है, डन। आप देखो जी, पहले से भी नहीं आया, दूसरे फिर क्या करें? दोनों को साथ में लेंगे। अब मिला बेटा, आप देखो आंसर आता है कि नहीं। पहला देखो, ये बोल रहा है यहाँ पे T या तो R होगा, यहाँ पे R या तो T होगा, यहाँ पे S होगा, यहाँ पे P या Q में से कोई होगा, Q और P में से होगा। ये पहला बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? Q ऊपर होगा P के, Q ऊपर होगा P के। इसका मतलब क्या होगा? अगर Q ऊपर होगा P के, मतलब 100% Q यहाँ पे होगा और P यहाँ पे होगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, इसका मतलब जब मैं दोनों को साथ में लिया तो मुझे मालूम चल गया सबसे नीचे कौन आएगा? P आएगा। मतलब जब मैंने दोनों को साथ में लिया, मेरा आंसर तो आ गया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर E। अरे क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर E। ठीक है यार, बच्चे क्लास के लाइव नहीं आते, बड़ा दिक्कत है तो। ठीक है, चलो एक सवाल और कर ले, 5 सवाल। ठीक है, चलो आओ जी, अगला सवाल पे आते हैं। चलो ये बता दो, हु इज टॉलर एमंग P Q R S T? टॉलर का मतलब P Q R S T के बीच कौन लंबा है? तो 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। आपको बताना है यहां पे कौन आएगा, बस इससे मतलब। तो इसमें अंतर क्या होता है? सबको अरेंज नहीं करना बच्चे, जो मांगा है मुझे उसी पर फोकस करना है, सबके बारे में नहीं सोचना है, जिसका मांगा है उसके बारे में सोचना है। ठीक है, आओ जी पहला। तो यहां पे बनाऊंगा पहला। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये तरीका होता है एग्जाम में। यहां बनाऊंगा दूसरा, 1 2 3 4 5, और अगर दोनों से नहीं आया तो फिर मैं करूंगा पहला प्लस दूसरा। चलो पहला, S इज शॉर्टर देन Q, S Q से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? S नीचे होगा Q के, छोटा का मतलब नीचे होगा। फिर बोलता है P शॉर्टर देन ओनली T, फिर ये वर्ड आ गया ओनली, ये खतरनाक वर्ड, ओनली, केवल। P केवल T से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? P केवल T से छोटा है, मतलब P से ऊपर केवल T होगा। बोल रहा है P केवल T से छोटा है, मतलब P बाकियों से बड़ा, मतलब बाकियों के ऊपर होगा, और अगर वो T से छोटा है मतलब T के नीचे होगा। तो यानी कि यहां पे होगा T और यहां पे कौन होगा? P। अरे क्लियर? अब देखो जी, मुझे क्या मतलब पूछा था, सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ऊपर कौन आएगा? T, मतलब पहले से आंसर तो आ गया, पहले से आंसर तो आ गया। तो अगर पहले से आंसर आ गया तो ये स्टेप तो नहीं करेंगे। अरे क्लियर? ठीक है, अब इसका आंसर अब क्या होगा बच्चे? अगर दूसरा से भी आ जाएगा तो C होगा, दोनों से आ गया। अगर दूसरे से नहीं आया तो इसका आंसर होगा A। चलो सेकंड देखते हैं, Q इज टॉलर देन ओनली S। अब बोल रहा Q केवल S से बड़ा है, Q केवल S से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ?
Q केवल S से बड़ा है, मतलब Q बाकियों से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब Q बाकियों के नीचे आएगा और वो कहां पे होगा, नीचे से दूसरे स्थान पे होगा। यही तो बोल रहा है, Q इज टॉलर देन ओनली S। Q केवल S से बड़ा है, बाकियों से छोटा है। आगे T इज टॉलर देन P एंड R। अब क्या बोल रहा है, T इज टॉलर देन P एंड R मींस व्हाट, T ऊपर होगा P और R के। ये बोल रहा है T P और R से लंबा है। लंबा का मतलब क्या हुआ, ऊपर होगा, तो T ऊपर होगा P और R से। अब गौर से देखो बेटा, इन तीन प्लेस में एक पे आएगा T, एक पे आएगा P और एक पे आएगा R। साफ साफ बोल रहा है कि T इन दोनों से ऊपर है। साफ साफ बोल रहा है बच्चे कि T P और R से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से एक पे या तो P होगा या तो R होगा, या तो P होगा या तो R होगा, और ऊपर कौन आ गया, T। देखो जी, इससे भी आंसर तो आ गया। तो इसमें दोनों से आंसर आ गया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केवल पहले को लिया उससे भी आंसर आया, केवल दूसरे को लिया उससे भी आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी। अरे क्लियर, ठीक है। तो इस टॉपिक में थोड़ा ठंडे दिमाग से करेंगे तब एग्जाम में एक्यूरेसी मेंटेन होगा बेटा। बहुत जल्दी नहीं बताना, मेंस लेवल का टॉपिक है और इसमें हर टॉपिक है, हर सवाल का वेटेज 3 मार्क्स का है। तो 3 में एग्जामिनर कोई बच्चा वाला सवाल तो देगा नहीं, कुछ इसी तरह का सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये कंटेंट जो प्रिपेयर किया गया है टीयर 2 को देख के किया गया है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस को देख के किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस पहले बैंकिंग में पूछे गए बेटा, बैंकिंग के पेपर में सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, बहुत ठंडे दिमाग से इसका आंसर पेपर में देना है, ठीक है। तो आज हमने किया 5 सवाल, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बाकी बच्चे अपने दोस्तों को बताओ कि अगर वो क्लास में लाइव आएंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन होता है, ऐसा मजा नहीं आता बेटा पढ़ाने में, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, लव यू, थैंक यू सो मच।